नाउ स्टूडेंट्स, चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, भाई आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आइए, तो आप आए होगे, ठीक है ना। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, सीरियल वाइज मेरा यहाँ लगा नहीं है, तो सीरियल वाइज मैं इसको लगा लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज आपने किए होंगे पक्का, बिना रिवाइज किए हुए मत आइएगा जो लास्ट क्लास कराई थी, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा फॉर द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, डेल्टा एच आपको दिया है कैसा, नेगेटिव। ध्यान से सुनिए, जैसे ही उसने डेल्टा एच आपको नेगेटिव दे दिया तुरंत, इसका क्या मतलब है बताओ। डेल्टा एच आपका कैसा है बताओ, नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है हीट के फॉर्म में। सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। और यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो लास्ट क्लासेस में आपको टेम्परेचर चेंज बताया था मैंने, है ना, कि टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। अब देखो केसी आपको दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और एक चीज़ और देखिए, ये देखिए 10 की पावर 16 है। हाँ हाँ भाई, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, केसी बहुत हाई फाई है भाई। हाई फाई का मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चेक करो। केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा, 1.6 इंटू 10 की पावर 16। सुनो ध्यान से, कॉपी उठा के देखो। अगर अगर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता था, इसका क्या मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हैज़ बीन अकर, ठीक है। तो इस केस ही भाई 10 की पावर 16 बहुत बड़ा नंबर है भाई। तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हैज बीन अकर्ड, ओके। ठीक है, जितनी रिएक्शन होनी थी उसका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हो चुका है। के इक्विलिब्रियम ये हमको दिखा रहा है, जो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही, ठीक। अब सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सुन लेना भाई ध्यान से, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है। ध्यान से सुनिए, जो करेक्ट है उस पर नहीं, जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज। अच्छा ये छोड़ दो भैया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला देखो पहला, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आइए देखते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या, कि कहीं डेल्टा एन जी जीरो तो नहीं है। यदि डेल्टा एन जी जीरो होगा तब तो प्रेशर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन है डेल्टा एन जी निकाल लिया करो जब भी प्रेशर का सवाल दे, ठीक है ना। तो डेल्टा एन जी पहले निकाल के चेक कर लेना। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है SO3 गैस, इसके मोल कितने 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स गैसेस। तो रिएक्टेंट में कितनी गैसेस हैं, ऑक्सीजन के वो मोल कितना है 1, है ना, बात समझ रहे हो, देख लो भाई। ऑक्सीजन का मोल कितना है यहाँ 1, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और ये SO2 का 2, 2 + 1 3, यानी कि 2 - 3। फिर से सुनो, प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के 1 + 2 3, तो आंसर कितना आ रहा है -1। हाँ, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, अब यहाँ दिखेगा तो है नहीं आपको, येलो कलर से कर देता हूँ, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हाँ, अब हम प्रेशर पे खेल सकते हैं। अगर डेल्टा एन जी 0 होता तब तो यार प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता ना, ना फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड। लेकिन डेल्टा एन जी 0 नहीं है, यानी कि हाँ प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। अब सुनो, प्रेशर इंक्रीज किया है, याद है क्लास, प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सुन रहे हो ध्यान से, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ध्यान से चेक करो, लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर बन रहे हैं, सुन लेना भाई ध्यान से, लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर बन रहे हैं बताओ। इधर तो 2 मोल है और इधर 2 + 1 3 मोल है, तो लेस किधर है, इधर से इधर जाने पे मोल जिधर डिक्रीज हो रहे हैं उधर जाएगी रिएक्शन। चेक कर लो, इधर जा रहे हो तो मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर। कैसे, चेक करो, 1 + 2 3, 3 से डिक्रीज होकर 2 हो जा रहा है। इस डायरेक्शन में सिखाया है क्लास में, रिवाइज करके कॉपी आई है, ठीक, बोला है मैंने आपको। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज, तो ये फॉरवर्ड में चली जाएगी, बिल्कुल सही तो लिखा है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेस। तो यार ये तो करेक्ट है, और जो करेक्ट है उसको आपको नहीं टिक लगाना है, सुन लो ध्यान से, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको टिक नहीं करना है, जो इनकरेक्ट है उसको टिक करना है। तो ये तो हो नहीं सकता। नंबर 2, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। सुनो ध्यान से, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा,
ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी पूछ लिया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर में अगर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा, और इस क्वेश्चन में टेम्परेचर में चेंज आपसे कह रहा है, यहाँ कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और यदि बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपको पढ़ाया गया है फॉर्मूला, क्या याद होगा आपको, वैसे तो टेबल बनवा दी थी बट फिर भी, log K2 बाय K1 बराबर डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एच, है ना। अब डेल्टा एच नॉट आप ले सकते हो या डेल्टा एच ले सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पढ़ाते टाइम ये बात भी बता दी थी। डेल्टा एच अपॉन, हाँ भाई क्या होता था बताइए, डेल्टा एच अपॉन क्या होता था, 2.3032 आर इन द ब्रैकेट, क्या कराया था, T2 माइनस T1, याद है 1/T1 माइनस 1/2 T2 एलसीएम लेके क्या आया था, ऐसा कुछ। और यहां पर उसने क्या किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, यानी कि बच्चों T2 इज ग्रेटर देन T1 है, यानी कि ये वाला पोर्शन आएगा पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों ने तो सॉल्व भी कर लिया होगा। और डेल्टा एच दिया हुआ है कैसा, नेगेटिव। अब बताओ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, तो लॉग का वैल्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है K2 अपॉन K1, वैसे तो टेबल याद करके आएगा तो पता है, लेस देन 1, यानी कि K2 इज लेस देन K1, ठीक है ना, करेक्ट। सो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, वो पुराने वाले K1 से लेस आ रहा है, यानी कि ये न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो डिक्रीज तो हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 इज लेस देन K1, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज तो हो गया। क्या समस्या है, तो ठीक तो लिखा है। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, ये बात भी करेक्ट लिखी हुई है, मानते हो कि नहीं भाई। K1 पुराना वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और K2 नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो नया वाला डिक्रीज तो हो गया, K2 इज लेस देन K1, ठीक, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस, ठीक, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है, ओके, ये भी करेक्ट लिखा है। अब कुछ लोग पता है यहाँ से कंपेयर करने लगेंगे, पता है मुझे, यहाँ से कंपेयर करने लगेगा, बोलेगा प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो फॉरवर्ड जा रही थी, अब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज, तब तो रिवर्स जाती है, इसकी ऐसी कंडीशन में रिवर्स जा रही, ये कैसे एक ही सवाल में, भैया ये अलग कंडीशन है तो उसके बारे में अलग से सोचो। फिर उसने कंडीशन चेंज कर दी, बार बार कंडीशन चेंज कर रहा है, एक कंडीशन के बारे में एक बार में सोचो ना, तो इसके बारे में अपने आप में सोचो। ये टेम्परेचर चेंज करके तब सवाल दिया, ये प्रेशर चेंज करके तब सवाल दिया, एक एक करके सोचो ना भाई, मिला क्या रहे हो सवाल को। अब देखो, द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से सुन नो भाई, कॉपी उठा के देखो, कॉपी उठा के देखो, हाँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे याद है आपको, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, चेक कर लो, डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा एन जी यदि जीरो नहीं है और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, चेक कर लो, नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कॉपी उठा के देखिए प्लीज, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी करेक्ट है, तो जो जो करेक्ट है वो तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं लिखा क्या है, क्यों ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जरूर ये इनकरेक्ट होगा, आइए देखते हैं कैसे, इसको भी समझिए। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन। सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ब्लू कलर से, तो ये वाली बात तो ट्रू लिखी हुई है, यहां से लेके यहां तक इतनी बात ट्रू लिखी हुई है, ये तो सही लिख दिया उसने, ये तो सही बात लिख दी भाई, लेकिन एंड लगा के, एंड का मतलब एज वेल एज, ऐसा भी होता है, आगे जो लिखा उसने, सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, ये बात जो लिखी ये गलत लिख दी, सुन लो, इतनी बात जो लिखी ना इसने, बात समझ लेना जरा, ये बात जो लिखी ना यहां से लेके यहां तक, ये भैया फॉल्स लिख दिया इसने, सुन लो ध्यान से मेरी बात को, फॉल्स, सुनो ये बात को सुनो, पता है इसका के बहुत बड़ा है, तो के जो है, के का मतलब केसी या केपी जो भी हो गया यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होने का मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हो चुकी, इक्विलिब्रियम बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है, ध्यान से सुन लो, इक्विलिब्रियम बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि कितना परसेंट रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब इक्विलिब्रियम ज्यादा होने का ये मतलब थोड़ी ना यार प्रोडक्ट तुम्हें जल्दी जल्दी मिल जाएगा, बात समझो, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, देखो जितना प्रोडक्ट बनना होगा तो बनेगा ही, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा ही, लेकिन बिना कैटलिस्ट के, बिना कैटलिस्ट के, सुन लो यार, केसी बड़ा होने का ये मतलब थोड़ी ना है, ध्यान से सुन लेना, केसी बड़ा होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, ना 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 ना, केसी का टाइम से कुछ भी लेना देना नहीं है,
ध्यान से सुनो, केसी बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि कम समय में रिएक्शन हो जा रही है। और तुम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो लेबोरेटरी में, तुम क्या चाहोगे बताओ? क्या तुम 10 घंटे तक वेट करोगे? नहीं, तुम्हें रिएक्शन फटाफट कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब तुम कम समय में रिजल्ट चाहते हो, तुम कम से कम समय में प्रोडक्ट चाहते हो, यानी कि तुम्हें रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और रेट ऑफ प्रोडक्शन का काम कौन करता है? कैटलिस्ट। याद है भाई, कैटलिस्ट जल्दी जल्दी बना के देगा ना तुम्हें प्रोडक्ट। बिना कैटलिस्ट के 10 घंटा लग रहा है बनाने में, और कैटलिस्ट डाल दिया, वही प्रोसेस 1 घंटे में कंप्लीट हो गया। क्या समस्या है बताइए? तो कहने का ये मतलब है, उन्होंने बोला, इतनी बात तो सही बोली कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है तो रिएक्शन कंप्लीशन लगभग लगभग हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये क्या बात बोल दी? एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। ये किसने पढ़ा दिया भाई? केसी अगर बड़ा है तो क्या कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होगी? सुनो, केसी बड़ा है, वो केवल इतना बता रहा है रिएक्शन मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो गई है, क्या कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है? किसको नहीं है यार? कैटलिस्ट की जरूरत किसको नहीं पड़ेगी बताओ? बिल्कुल पड़ेगी। तुम कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, अब तुम्हें माल बाजार में बेचना है, यानी कि प्रोडक्ट तुम्हें बाजार में बेचना है, तो फटाफट बनाओगे ना यार, कैटलिस्ट डालोगे भाई। हाँ, केपी या केसी बड़ा होने का ये मतलब थोड़ी ना है कि कैटलिस्ट नहीं डालेगा बंदा। तो ये बात जो लिखी है ना, ये गलत लिख दी। एंड नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। यार कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है यार, रिएक्शन में कैटलिस्ट डालोगे, तुम्हारा समय बचेगा ऑब्वियसली, और टाइम इज मनी। ओके, तो ये चीज़ है करेक्ट। तो ये देखो, ये बात इनकी जो है किसकी वजह से इनकरेक्ट हो गई? ये जो बाद में लिखा था इसकी वजह से। बाकी ये ब्लू वाला स्टेटमेंट इनका सही है, इसके बाद जो लिखा है उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा है इसलिए कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड लिखा ना, एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। फॉल्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपनी जगह, कैटलिस्ट बेचारा अपनी जगह। कैटलिस्ट फटाफट रिएक्शन को करवा के दे देगा कम समय में। ठीक, चलो तो देखा आपने। अब देखते हैं बच्चों सवाल नंबर 2। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मेरे को ना ढूंढना पड़ेगा यार एक एक सवाल, सारे आगे पीछे हो गए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। इन विच ऑफ द रिएक्शन केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी, ये सवाल नंबर 2 है ना? एक ऑर्डर में सवाल हम कर रहे हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको भी मिलेगा। हाँ, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। ओके, सो केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी पूछा है, जिसमें ऐसा होता उस पर टिक लगा दो। तो भाई केपी और केसी में रिलेशन पढ़ के आए होगे तुम, है ना? क्या होता है बोलो? केपी इज इक्वल्स टू केसी इनटू, याद है, आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है ना? ये ठीक, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है ना? एक्चुअल में क्लास पहले करनी थी, लेकिन ये रात के समय में हो रही है क्लास। ठीक है, हो नहीं पाई किसी कारणवश से। देखो केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है ना? अब सुनो, ध्यान सुनो। अब बताओ केपी केसी के इक्वल कब होगा? व्हेन डेल्टा एन जी जीरो। जब डेल्टा एन जी तुम्हारा अगर जीरो हो जाए तो उस टाइम केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। कैसे? केपी केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी जीरो रखोगे, आर टी पावर जीरो, ये पूरा 1 हो जाएगा, और केपी इज इक्वल्स टू केसी हो जाएगा। तो सुनो, केपी इज इक्वल्स टू केसी उस रिएक्शन में होगा जिसमें डेल्टा एन जी जीरो होगा, यानी कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाए, उसमें केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी होगा। जाके सर्च कर लो कि कौन सी रिएक्शन में ये वाली कंडीशन फॉलो होती है, उसमें ही तो केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी होगा। तो देखो भाई, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? फर्स्ट वाले का डेल्टा एन जी निकालो जरा। प्रोडक्ट के मोल, ये 1 मोल ऑक्सीजन है, ये 1 मोल नाइट्रोजन, 1 + 1 2, प्रोडक्ट का हो गया 2 माइनस रिएक्टेंट का 2, 2 - 2 0। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ केपी के एसी के बराबर होगा। बी ऑप्शन। डेल्टा एन जी निकालो प्रोडक्ट में, ये देखो ये 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, 1 + 1 2 माइनस ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 + 1 2, 2 - 2 हो गया 0। ठीक, इसके बाद तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के क्या है, 2 मोल्स, रिएक्टेंट में यहाँ देखो आयोडीन के सामने 1, हाइड्रोजन के सामने 1। ठीक है, तो 2 - 2 0 आ गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी में डेल्टा एन जी निकालोगे, 2 मोल है प्रोडक्ट में साइड में, और रिएक्टेंट में कार्बन सॉलिड का मत ले लेना भाई, कार्बन सॉलिड है, ओनली गैस का लेते हैं, तो गैस का 1, 2 - 1 + 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 के इक्वल नहीं, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, केपी इज नॉट इक्वल्स टू के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये कौन सा था? नंबर 2। अब सवाल है मेरे पास ये वाला नंबर 3।
ठीक, देखिए ये पेज नंबर 3 आप बोल सकते हो। देखो बच्चों, कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सुन लो भाई ध्यान से सुनो। कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी बोले चाहे केसी बोले, सुन लो ध्यान से। केपी भी फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर, और केसी भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर ना चेंज करे, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो के इक्विलिब्रियम, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, चाहे कुछ भी कर दे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान सुनो, उसने क्या दिया, रिएक्शन दी मुझे। ठीक है भाई, मान गए ये रिएक्शन है ना, क्या है बोलो, N2O4 is in equilibrium with 2NO2। ठीक, और उसके बाद Kp कितना दिया हुआ है, Kp इज इक्वल्स टू 4x² अपॉन में नीचे क्या है 1 - x², है ना, 1 - x², सही है ना। बस अब बताओ, कह रहा है कि वेयर P इज द प्रेशर, जहां पे P किसको दिखा रहा है, प्रेशर को, तो P तुम्हारा प्रेशर है। ठीक है भाई, मान गए, P तुम्हारा प्रेशर है। एक्स क्या है, एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन क्लास में पढ़ाया है। एक्स क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन क्लास में पढ़ाया हुआ है। अब देख लेना यार यहीं से, है ना, अब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालूंगा मैं। एक्स क्या है, एक्सटेंट ऑफ कंपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सुन लो ध्यान से। एक बात बताऊं, चाहे जो इन्फॉर्मेशन दे दे यार, टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई, चेक कर लो जाओ। तो जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स रहता होगा, वो चेंज नहीं होगा, केपी विल नॉट चेंज, बात खत्म। चाहे तुम प्रेशर चेंज कर लो, चाहे एक्स की वैल्यू चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक, तो के विल नॉट चेंज, के विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है भाई। ठीक, तो जाके देख लो कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो ऑप्शन डी, केपी विल रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन द पी एंड एक्स। चाहे पी और एक्स में चेंज करो, ठीक, पी और एक्स में चेंज करो, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो। पी कहीं ना कहीं एक्स से रिलेटेड होगा, एक्स कहीं ना कहीं पी से रिलेटेड होगा। पी को बढ़ाओ बढ़ाओगे, एक्स एक्स अपने आप को एडजस्ट करके वापस से के पी उतना लगेगा, एक्स को बढ़ाओ बढ़ाओगे, पी उसी हिसाब से एडजस्ट होके आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतनी देगा। आप टेंशन मत लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, इन्होंने बोला प्रेशर इंक्रीज करोगे तो केपी इंक्रीज होगा, जी नहीं। कुछ लोग सोचेंगे कि केपी इज प्रोपोर्शनेट टू प्रेशर है, प्रेशर बढ़ाओगे तो केपी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई। केपी इंक्रीजेज इंक्रीज इन एक्स, नो। कुछ लोग सोचेंगे, नहीं सोच सकते हो आप, एक्स कुछ नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, अगला सवाल। H2 I2 वाली रिएक्शन कहाँ गई भाई, ये रही, सवाल नंबर 4। सुनिए ध्यान से, कह रहा है फॉर द रिएक्शन H2 + I2 गिव्स 2HI, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp चेंजेस विद। हाँ, अब ये अच्छा सवाल है। देखो इक्विलिब्रियम Kp कब चेंज होगा बताओ, हम्म बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, अब वही बात है यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केवल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, Kp will only डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सुनो एक बात बताऊं, तुम, पता है बच्चे क्या सोचते हैं, यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग बात है, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और रिएक्शन का शिफ्ट होना एक अलग बात है। सुन लो ध्यान से, क्या बोला सर, क्या बोला सर, ध्यान से सुनिएगा जरा, क्या बोला, सुनो, पता है क्या, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बातें हैं भाई, कंफ्यूज मत होना, अभी सवाल आएंगे। देखो दो बातें हैं क्या, एक तो वो के बारे में पूछेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो और चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक, तो भैया दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मींस ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी के में चेंज होगा, ये अलग बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग बात है, और कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होना एक अलग बात है। तो यहां मैंने किसकी बात करी, यहां मैंने बात करी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सही है, सुन लो ध्यान से। और इधर मैं बात कर रहा हूं किसका, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सवाल ऐसा आ जाए कि शिफ्टिंग ऑफ
इक्विलिब्रियम, है ना। यानी कि वो सवाल में यार कुछ और पूछ रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड, तो वो सारी कंडीशन जो पढ़ाई थी आपको शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, प्रेशर चेंज करने से, इनर्ट गैस ऐड करने से, टेम्परेचर, याद है ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए, तो वो सब केस वहां लगेंगे यार, शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में यदि पूछ ले, बात समझ रहे हो, इसमें आपको बस क्या चेक करना होता है, इसमें चेक करना होता है कि फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, मतलब रिवर्स जाएगी, बात समझ रहे हो, या रिवर्स जाएगी, बात समझिएगा जरा, ठीक है ना। तो भैया वो अलग बात है, ठीक, वहाँ सारे इफेक्ट चेक करोगे कैटलिस्ट वाले, हालांकि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर वाले इफेक्ट, इनर गैस के इफेक्ट आपके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज वाले इफेक्ट आपके, बात समझ रहे हो, ये सब चीज़ें वहाँ चेक करोगे, ठीक। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल है तो बस टेम्परेचर चेंज करोगे, खत्म। सुनो, सवाल किसका दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दिया, तो भैया ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसने बोला कि ये तभी चेंज होगा जब, सुनो, बात खत्म, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और कुछ चेक ही नहीं करना भाई, चक्कर में नहीं पड़ना यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल है, प्रेशर से क्या लेना देना, कैटलिस्ट से क्या लेना देना, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन, कुछ लोग बोलेंगे सर हाइड्रोजन आयोडीन बढ़ा दो सर, सर सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाए, अरे यार वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यार, अगर तुम हाइड्रोजन आयोडीन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगी, वो अलग बात है, वो तो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग वाला सवाल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग थोड़ी ना पूछ रहा है यार तुमसे, तुमसे तो के बारे में पूछ रहा है, ठीक। आगे बढ़ो, ये पेज नंबर 4 था, नेक्स्ट सवाल देख लेता हूं मैं कौन सा है। 1 2 3 4 है ना, 5 नंबर, प्रोडक्ट्स वाला सवाल है, 5 नंबर प्रोडक्ट वाला सवाल है, आ जाओ भाई, सुनो भाई ध्यान से। देखो, कह रहा है व्हेन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, ठीक है भाई, ए और बी को मिक्स कर लो। सुन लेना ध्यान से पहले, ए और बी को मिक्स किया, ठीक। सुनो एक बात बताओ भाई, जब ए और बी को मिक्स करोगे तो क्या सी और डी बने होंगे, बताओ, क्या प्रोडक्ट बन गया होगा, नहीं सर, मतलब कह तो रहा है टू गिव, उसने बोला टू गिव, यानी कि बच्चों ये बाद में बनते हैं, ये बाद में बनते हैं आफ्टर सम टाइम, यानी कि रिएक्शन में तो मैं दिखा रहा हूं सी एंड डी, लेकिन बच्चों है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, लेकिन टाइम टी बराबर 0 पे केवल ए मौजूद होगा और बी, यानी कि ए का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक, सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्रेजेंट, सम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्रेजेंट, लेकिन भैया सी तो 0 है और डी भी 0 है। अब सुनो, उसने आपसे सवाल क्या पूछा, क्यू एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिएक्शन, ज्यादा टेंशन मत लेना, टाइम टी बराबर इक्विलिब्रियम पे ना इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी भी होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी, अब ये दोनों बन गए होंगे, इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक होगी, लेकिन टाइम टी बराबर 0, ये इनिशियल स्टेज है ना भाई, ध्यान से चेक करो, ये कौन सा आपका बताओ, ये इनिशियल स्टेज है, मानते हो कि नहीं बताओ, तो इनिशियल स्टेज पे तो यार सी की कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बना ही नहीं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या फाइंड करोगे यार, ठीक, और डी की कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं, अब मजा आ जाएगा, आपको मैंने पढ़ाया था कि देखो रिएक्शन कोशेंट कैन बी रिटन एट एनी टाइम, याद है, रिएक्शन कोशेंट क्यू, रिएक्शन कोशेंट क्यू लिखो, क्यू सी लिखो, इसको हम कैन बी रिटन एट एनी टाइम, कैन बी रिटन एट एनी टाइम, इसको किसी भी समय पे लिखा जा सकता है, तो अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं एट टाइम टी बराबर 0 पे, इनिशियल स्टेज पे, जब स्टार्टिंग थी इनिशियल स्टेज पे लिखने जा रहा हूं, लिखो भैया Q बराबर, हाँ बताओ कैसे लिखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर 1, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में, अब तो समझदार हो, कॉन्सेंट्रेशन A बाय कॉन्सेंट्रेशन B। अब बताओ भाई एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C की रखनी कितनी है, 0 है ही नहीं, है ही नहीं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन D की रखोगे 0, और नीचे A और B का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो इनिशियली, उससे मतलब नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0 इंटू 0, ऊपर हो गया 0 और नीचे कोई भी नंबर हो, उससे क्या मतलब है, 0 पॉइंट समथिंग 0 ही तो होता है, क्योंकि इनिशियल ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ था, लेकिन न्यूमरेटर में तो 0 है, तो आंसर आ गया 0। तो कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट एट टाइम टी बराबर 0 इज 0, क्या कोई ऑप्शन है, चेक कर लो,
क्या कोई ऑप्शन है? जीरो। बाकी कुछ चेक ही नहीं करना है यार, कॉन्सेप्ट लगाओ, कुछ चेक ही नहीं करना है भाई। और सुनो, 5 नंबर था सवाल, आ जाओ 6 नंबर, देख लेता हूँ कौन सा सवाल है। देख लेता हूँ, देखो। हाँ, फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x वाला सवाल कहाँ गया? 6 नंबर। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x प्लस वाई, 3x गैस है, y नाम की कोई गैस है, x3y गैस मिलता है, अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड। हाँ, अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है x3y है ना, रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ क्या है, 3x और ये गैस है, प्लस y नाम की कोई गैस है, और यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, x3y गैस, ठीक है ना। तो कह रहा है ये और बैलेंस भी है इसका इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, सुन लो, इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो इसका इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा ये उसने हमसे पूछा है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सवाल ठीक से नहीं पढ़ोगे, है ना। इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा का मतलब है इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में नहीं पूछा है भाई, सवाल सवाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में नहीं है, ना 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 ना। इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड यानी कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा वो कहना चाहता है, ये बताओ। वो कहना चाहता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या रिवर्स शिफ्ट होगा, अगर होगा, नहीं ये नहीं पूछा कि फॉरवर्ड रिवर्स शिफ्ट होगा, फील दे रहा है, यानी कि वो बस आपको ये बोलना चाहता है भैया हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कौन से ऐसे रीजन है, कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कंडीशंस के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डेल्टा एन जी। सुन लो भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, बोलो बोलो बोलो। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेक करने के लिए आप डेल्टा एन जी चेक करोगे, तो यदि डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सही है। और यदि इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा, याद है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा। और वो भी कैसे होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो, यानी कि जिधर मोल डिक्रीज हो रहे हो, और यदि प्रेशर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उधर मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि मोर नंबर ऑफ मोल्स हो, ठीक। अब सुनो, अपने सवाल में देखो क्या दिया है, डेल्टा एन जी कितना है चेक कर लो। प्रोडक्ट में ये देखो इसका 1 मोल है, माइनस रिएक्टेंट में इसका 1 मोल और इसका 3, तो 1 + 3 4, यानी कि आंसर आया कितना, -3, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो होगा भाई। तो एक तो प्रेशर इफेक्ट करेगा, यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ जरा ध्यान लगाइएगा, एक तो प्रेशर इफेक्ट करेगा, यस सर। फिर टेम्परेचर, अब बताओ, सुनो भैया, टेम्परेचर हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, यदि आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो यार इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा भाई, एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों के लिए पढ़ाया हुआ है, ठीक। और एक चीज और सुन लो ध्यान से, एक चीज और सुन लो, चलो इनर्ट गैस का तो दिया नहीं है इसने, अच्छा हुआ नहीं दिया, तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा पक्का, है ना, टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा पक्का यार, चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो ये चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, ठीक है ना। ओके, टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, ठीक। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, अब सुनना ध्यान से, पता है क्या, क्या कैटलिस्ट कुछ करेगा भाई, बताओ। हम्म, क्या कैटलिस्ट, सुन लो ध्यान से, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है, बोलो। क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को, नहीं, कैटलिस्ट तो क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना बढ़ा देगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ा देगा, बस कैटलिस्ट यार समय कम करता है, कैटलिस्ट ओनली टाइम कम करेगा, जल्दी से प्रोडक्ट बना के दे देगा, यानी कि सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम पे आना भी होगा तो जल्दी से जल्दी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जल्दी से जल्दी वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो कैटलिस्ट पढ़ाया भी आपको, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को थोड़ी ना शिफ्ट करता है यार, वो तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, समझ रहे हो, याद है, भूल गए हो। कैटलिस्ट डालने से क्या होता है बोलो भाई, जिस रेट से फॉरवर्ड को बढ़ाता है उसी रेट से बैकवर्ड को बढ़ाता है, हाँ। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करता, बस ये जल्दी जल्दी आपको कम समय में प्रोडक्ट बना के दे देगा, बस ये चीज है, समय बच जाएगा आपका, ठीक। तो कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ,
कैटलिस्ट विल नॉट शिफ्ट द रिएक्शन। ठीक, तो अब क्या हो गया बताओ? ऑप्शन डी हो नहीं सकता क्योंकि कैटलिस्ट का नाम कर ले लिया इसने। ओनली प्रेशर हो नहीं सकता, ओनली टेम्परेचर हो नहीं सकता। ऑप्शन है दोनों ही करेंगे ना, टेम्परेचर भी शिफ्ट करेगा और प्रेशर भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। यहाँ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ये था सवाल नंबर 6। हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 7 कौन सा है मेरे पास। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला देखते हैं कहाँ है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला सवाल कहाँ है भाई? आ जाओ, 7 नंबर। ठीक, सुनिएगा ध्यान से सवाल। 7 नंबर कह रहा है फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एट द गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज। अब सुनो, रिएक्शन क्या है बोलो? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रही है किसके साथ? वाटर इन द गैसियस फेज गिविंग CO2 गैस प्लस H2, CO2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है ना? अब सुनो, डेल्टा एनजी निकाल लो भाई पहले, है ना? डेल्टा एनजी निकाल लो ताकि प्रेशर के बारे में पता चल जाए। डेल्टा एनजी बराबर चेक कर लो, यहाँ 1 मोल है, यहाँ 1 है, 1 + 1 2, प्रोडक्ट के 2, यहाँ 1, यहाँ 1, गैशियस मोल लेने। ठीक है, प्रोडक्ट के गैशियस माइनस रिएक्टेंट के 1 + 1 2, 0 आ गया। ठीक, अब सुनो, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेल्टा एनजी 0 है, कॉपी उठा के देखिए, प्रेशर बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सुनो, डेल्टा एनजी जब 0 होता था, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट, इनर्ट गैस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल्टा एनजी 0, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, उसके बाद एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, क्या सुटेबल कैटलिस्ट डाल दोगे अगर? ठीक, क्या सुटेबल कैटलिस्ट डाल दोगे तो क्या वो आपको किसको बढ़वाना चाहता है बताओ? CO2 के अमाउंट को बढ़ाना चाहता है वो। CO2 के अमाउंट को बढ़ाना चाहता है मतलब, सुनो अजीब सा लगेगा आपको, सुनना भाई। हमें मान लो हमने रिएक्टेंट फिक्स कर लिया अपने, ये कुछ ले लिया, ये कुछ मोल ले लिया। ठीक, अब हमने कहा यार हमें तो ज़्यादा CO2 चाहिए और CO2 चाहिए। मान लो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की फैक्ट्री है मेरी, ठीक, मैं बना के बेचता हूँ बाजार में। तो भाई एक बात बताओ, इस हिसाब से तो मैं क्या करूं, रिएक्टेंट कभी लेके ही ना आऊं, समझो। जस्ट मैं कहूँ भैया कैटलिस्ट ले आओ, कैटलिस्ट ले आओ, कैटलिस्ट ले आओ, कैटलिस्ट ले आओ, है ना? बस मैं कैटलिस्ट ही डालता रहूं जिंदगी भर। अजीब सी बात है कि नहीं? मतलब अगर तुम कैटलिस्ट डाल दोगे तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के मिल जाएगा क्या? नहीं यार भाई, जितने हिसाब से रिएक्टेंट डाले रहोगे तो यही दोनों मिलके तो कौन से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और दुनिया भर के लॉज लगेंगे जो आपने पढ़े हुए थे। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब हम वहां नहीं जा रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं भाई रिएक्टेंट डालोगे तब तो प्रोडक्ट मिलेगा। कैटलिस्ट डालने से तो बस प्रोडक्ट मिलने का रेट बढ़ जाएगा, यानी कि कम समय में आपको रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट मिल जाएगा। मिलेगा तो उतना ही ना जितना मिलना था। मान लो 10 किलोग्राम मिल रही थी पहले कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो बिना बिना कैटलिस्ट के, बिना कैटलिस्ट के 10 किलोग्राम। यहाँ ये दोनों जितना जितना भी लिया हो भाई, ये रिएक्टेंट तो तुम्हारे पास फिक्स है जो भी अमाउंट उसका। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड मान लो 10 किलोग्राम मिल रही थी, ठीक, बिना कैटलिस्ट के, तो मान लो वो 20 घंटे में हो रही थी रिएक्शन। तो कैटलिस्ट डाल दोगे अगर तो वही रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, जल्दी मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो CO2 10 किलोग्राम ही ना। CO2 की मात्रा थोड़ी ना चेंज हो जाएगी यार, जब तक यहाँ पे मात्रा नहीं चेंज करोगे। इन दोनों को बढ़ाओगे तब तो होगा ऐसा कुछ। ली चार्टेल प्रिंसिपल के हिसाब से इन दोनों को बढ़ाओगे तो इसको कंज्यूम करने के लिए फॉरवर्ड चलेगा, तब तो CO2 ज्यादा मिलेगा। ठीक, तो कैटलिस्ट का भी भैया कोई काम है नहीं। सुन लो, कैटलिस्ट का कोई काम है नहीं अगर तुम्हें ज़्यादा CO2 चाहिए, है ना। द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी इंक्रीज। CO2 अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो उसको फॉरवर्ड चलाना पड़ेगा, तो उस पर जाके टिक लगाओ, उस रिएक्शन पे जाके टिक लगाओ जिसमें फॉरवर्ड चल जाए। सुन लो ध्यान से, कैसे लेके जाना पड़ेगा? FRWD लेके जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। ठीक, सुन लो ध्यान से, द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कैसे करोगे? जब रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाओगे। तो फॉरवर्ड वाला कौन सा कंडीशन है यहाँ बताओ? सुनो, इसका डेल्टा एनजी निकाल लो, 0 आ रहा है तो इनर्ट गैस का भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक भैया, बात समझ रहे हो? नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा।
क्यों? डेल्टा एन जी 0 है। उसके बाद डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई, क्या वॉल्यूम का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सुनो ध्यान से, कॉपी उठा के देख लो, पढ़ाया था क्या? वॉल्यूम कैसे आप सोचोगे इसको, ये सोचने वाली बात है। वॉल्यूम के लिए हम एक काम कर सकते हैं। वॉल्यूम आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि, चलो इसको देखते हैं अभी, इसमें कोई डिसीजन हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो सब बातें तो फिट हो नहीं रही हैं, है ना। वो इनर्ट गैस तो हमने देख लिया। डिक्रीजिंग, अगर हम वॉल्यूम मान लो डिक्रीज करेंगे कंटेनर का, है ना, तो प्रेशर, अच्छा ठीक है, ओके ओके। अब सुन लो भैया, एक बात मैं बड़े बढ़िया डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ यहाँ पर। देखो यार, जब भी वो वॉल्यूम में चेंज करे ना, तुम प्रेशर के बारे में सोचा करो। हाँ, बॉयल्स लॉ लगाया करो, ऐसा सोचो। अब देखो, बड़ा बढ़िया मज़ेदार उसने दिया, यही मैं कह रहा था, कुछ ना कुछ हिंट तो दिया होगा क्वेश्चन में। एट द गिवन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर फिक्स कर दिया। बोलो बोलो बोलो, टेम्परेचर फिक्स तो बॉयल्स लॉ लगा सकते हो, यानी कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। पूछा उसने किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है वो, ठीक। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ के आए हो, सुन लो भाई ध्यान से। अगर किसी कंटेनर वॉल्यूम अचानक से घटा दोगे ना, डिक्रीज कर दोगे दिए गए टेम्परेचर पे, तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। याद दिला दूं, भूल गए हो भैया, गैस होती है स्प्रिंग। गैस बिहेव करती कैसे? स्प्रिंग जैसे। तो भाई एक बात बताओ, पहले वॉल्यूम वी था, समझ लेना जरा, है ना। पहले वॉल्यूम बढ़िया सा वी था, अचानक आए तुम, वॉल्यूम तुमने डिक्रीज कर दिया। ये लो, ये लो, तो भैया स्प्रिंग दबा रहे हो ना तुम, गैस के मॉलिक्यूल्स को दबा रहे हो, नाराज हो जाएंगे बेचारे। दबाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे, परेशान। स्प्रिंग को दबाते हो, जैसे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है, वैसे गैस को मॉलिक्यूल की जबरदस्ती, तो मॉलिक्यूल तो उतने बेचारे पहले वी वॉल्यूम में रह रहे थे, वॉल्यूम हाफ कर दिया तुमने, नाराज हो जाएंगे भाई। वॉल्यूम वी बाई 2 कर दिया, तो यहां अगर प्रेशर लग रहा था पी गैसेस के द्वारा, ये कंटेनर की वॉल पे मान लो पी प्रेशर लगा रही थी गैस, टोटल प्रेशर, तो अब प्रेशर डबल हो जाएगा, अब 2p प्रेशर लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाते जाते हो, उतना ज्यादा वो स्प्रिंग फोर्स डेवलप करता जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया था। गैस को स्प्रिंग की तरीके से सोचो, दिए गए टेम्परेचर पे अगर तुमने वॉल्यूम कम किया तो गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम तुमने गैस का यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर इंक्रीजेस। सही है, और सुन लेना अगले सवाल के लिए भी। अगर यहां से यहां जाओगे, मतलब सर, मतलब वॉल्यूम v बाई 2 से v कर दिया, मतलब वॉल्यूम डबल कर दिया, तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। हाँ, तो इधर प्रेशर डिक्रीजेस। बस ये बॉयल्स लॉ याद कर लिया करो, टेम्परेचर फिक्स है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब सुनो, कहने का मतलब है कि उसने मुझे सवाल क्या दिया बताओ, कि वॉल्यूम क्या कर दिया उसने? डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब है, अब वॉल्यूम से तो यार समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या करवा रहा है? इंक्रीज। तो इसी को आप ऐसे सोचो कि प्रेशर क्या करवा रहा है? इंक्रीज। और सुन लो भाई ध्यान से, कि यदि प्रेशर इंक्रीज करवा रहा है और डेल्टा एन जी तो जीरो है भैया, चेक कर लो, डेल्टा एन जी जीरो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अरे डेल्टा एन जी जीरो यार, तो किधर भागेगी वो बताओ? कहीं नहीं जाएगी, मोल तो दोनों तरफ इक्वल है, 2 मोल लेफ्ट में 2 मोल राइट में, तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कहने का मतलब है, वॉल्यूम ऑप्शन दिया मैंने, प्रेशर लगा के सोचा, प्रेशर इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डेल्टा एन जी जीरो, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर इसका इफेक्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब इसका इफेक्ट भी नहीं आएगा डिक्रीजिंग वॉल्यूम का, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक ही बचा है, ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। खुद सोचो यार, खुद सोचो, कोई केमिकल लॉ मत लगाने लगना, मोटी मोटी बात, ली चार्ट्रियल का प्रिंसिपल लगाना। बोला सर कैसे? क्यों इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए, सवाल किसका है? ली चैटरल का। तो ली चैटरल प्रिंसिपल के बारे में तो पूछना चाहता है यार। तो ली चैटरल ने क्या बोला था बताओ, कि जिधर भी कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट बढ़ाओगे उसको वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो भैया तुम क्या बढ़ा रहे हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बढ़ा रहे हो तुम, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको बढ़ा रहे हो, इसको कंज्यूम कराने के लिए फॉरवर्ड ही तो जाएगा यार, और जब फॉरवर्ड जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनेगा। तो ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तब मिलेगी जब फॉरवर्ड चलेगा। और फॉरवर्ड कब चलेगा? जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उसको या अमाउंट उसका बढ़ाओगे, उसको कंज्यूम करने के लिए कहाँ चलेगा? फॉरवर्ड। ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर सवाल SO2 Cl2 वाला।
कह रहा द इक्विलिब्रियम SO2 टू द इक्विलिब्रियम SO2 Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas is attained at 25 degree Celsius in a closed container and an inert gas helium is introduced। वाह भैया वाह, इनर्ट गैस डाल दी उसने। तो इनर्ट गैस अगर डाल दी उसने तो सवाल इनर्ट गैस का होगा, देखते हैं। तो सुनो, इनर्ट गैस का जैसे ही सवाल आए डेल्टा एनजी निकाल लो, ठीक। तो डेल्टा एनजी कितना है बताओ, इधर 1 + 1 2, तो 2 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 1, इज 1 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। अगर इक्वल टू 0 होता तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं है। अब नॉट इक्वल टू 0 में दो केस थे, क्या कुछ, हाँ ये देखो भाई, क्लोज कंटेनर है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्लोज कंटेनर का क्या मतलब होता है, बोलो 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 ध्यान से। क्लोज्ड कंटेनर का क्या मतलब होता है बोलो। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है भाई। अरे भाई डब्बा बंद है, कंटेनर बंद है, तो वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना यार। बोलो, डब्बा बंद है, ये लो, ये लो कंटेनर बंद है, क्लोज है ना कंटेनर, ये क्लोज्ड कंटेनर है, सही है। तो क्लोज कंटेनर है तो भैया वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा गैस वही महसूस करेगी, तो ये कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम। क्या पढ़ाया था, कॉपी उठा के देखो। डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगा। कॉपी उठा के देखिए, कॉपी उठा के देखिए, ठीक। यदि डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। कॉपी उठा के देखिए, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, सो पूरा पढ़ाया है, ध्यान से रिवाइज करके आइए। नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस कौन सी यहां तुम्हारी, हीलियम। नो इफेक्ट का मतलब है इक्विलिब्रियम कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, ठीक। तो सुनो भाई, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, कुछ पढ़ना ही नहीं है यार, कुछ पढ़ना ही नहीं है। कह रहा है, अच्छा ये ऑप्शन गलत, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 SO2 आर चेंज। क्या किसी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी भाई, जब वो फॉरवर्ड ही नहीं जा रही है तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ पाएगी, इसकी घट नहीं पाएगी। जब वो बैकवर्ड नहीं जा रही तो इसकी नहीं बढ़ पाएगी, इसकी घट। किसी कॉन्सेंट्रेशन में तब चेंज आएगा ना जब वो फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड। तो रिएक्शन चल ही नहीं रही है, रिएक्शन शिफ्ट ही नहीं होगी। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, सुन लो फिर से कान खोल लीजिए प्लीज स्टूडेंट्स। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिखा है उसने, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लिखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यार केवल टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सवाल ही नहीं है। उसने लिखा नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि वो ये कहना चाहता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, वो बताओ। नहीं शिफ्ट हो रहा है, ना फॉरवर्ड जा रही ना बैकवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन का सवाल है, ठीक। अब सुनो, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 रिड्यूस, भैया गलत बात है, गलत बात है। क्यों, एक बात बताओ, क्या SO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, वो तो तब होगी ना जब बैकवर्ड चलेगा इस तरीके से, तभी तो ये कंज्यूम होगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ना फॉरवर्ड जा रही ना रिवर्स जा रही, तब तो गलत बात करी इसने। इसके बाद क्वेश्चन पकड़ना था भाई, क्लोज था कंटेनर और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तुम खुद सोचोगे, कोई बताएगा नहीं आपको। अब देखिए अगला कह रहा केपी ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजिंग। अरे यार जाओ, केपी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर का कुछ किया ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये है आपका। इसके बाद बच्चों ये सवाल हो गया SO2 Cl2 वाला, है ना। कौन सा था, 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, 9 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल। अब लिखे चाहे ना लिखे, आपको सोचना है एग्जाम में, सोचना क्या है वो तो मल्टीपल वाला आपको पता ही चल जाएगा। चलो बहरहाल अब देखो, कह फॉर द रिएक्शन PCl5 गिव्स PCl3 एंड Cl2, है ना। सबसे पहले डेल्टा एनजी निकाल लो, डेल्टा एनजी, है ना। डेल्टा एनजी कितना है, 1 + 1 2, 2 है प्रोडक्ट में, 1 मोल है इधर, है ना। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है नो। अब देखो, अब बताओ नॉट इक्वल टू 0, तो क्या कह रहा है, कह रहा था फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
सुन लो ध्यान से, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, रिएक्शन कैसी चाहता है, फॉरवर्ड, यानी कि वो ये चाहता है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाए। क्या चाहता है वो, क्वेश्चन क्या चाहता है, वांट्स टू शिफ्ट इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो दिया वो कर दीजिए। हाँ भाई, क्या इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस डालोगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी पिछले सवाल में पढ़ाया था क्या, कुछ नहीं होगा यार, पिछले सवाल में अभी पढ़ाया था क्या, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो नो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। ठीक, तो इनर्ट गैस डालोगे ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सुन लो ध्यान से, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अच्छा ठीक है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम उसने रखा, ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ लगा दो भैया, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि वो वॉल्यूम का सवाल देता है, तुम प्रेशर से सोचा करो, वो वॉल्यूम लगा के देता है, तुम प्रेशर से सोचा करो। अब ध्यान से करो, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यार जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी नहीं चेंज होगा, और जब प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ, जब प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ तो एक तरीके से प्रेशर कांस्टेंट है, तो ना वो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल यानी कि जिधर मोल डिक्रीज हो रहे होते हैं उधर जाती है, और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो जिधर मोल बढ़ रहे होते हैं उधर जाती है। बात समझ रहे हो, तो अभी तो रिएक्शन कहीं नहीं शिफ्ट होगी एक तरीके से, तो इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया ना भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, ठीक, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, ओहो ओहो ओहो, रुक जाओ, अरे 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 भाई, रुक जाओ, आई एम वेरी सॉरी, रुको, इसको दूसरे तरीके से सोचो ना, अच्छा अच्छा नहीं, आई एम वेरी सॉरी, अच्छा नहीं सोचा हमने, पता है क्यों, इसको फॉरवर्ड ले जाना है, अच्छा नहीं सोचा, आई एम वेरी सॉरी, अच्छा नहीं सोचा, अच्छा ऐसे सोचो, ये क्लोरीन बढ़ाएगा तो ये इधर शिफ्ट होगी बैकवर्ड, क्योंकि इसको अरे ली चार्टेल का कॉन्सेंट्रेशन वाला लगाओ यार, अमाउंट वाला, अमाउंट वाला लगाओ, अमाउंट किसका बढ़ा रहा है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन का बढ़ा रहा है तो इसको कंज्यूम करने के लिए पीछे चलेगी ना ये, क्योंकि आप थोड़ा फील करो जरा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का कंटेनर है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब आपने कहीं से इसमें एक्स्ट्रा क्लोरीन डाल दिया, ठीक, एक्स्ट्रा क्लोरीन आपने यहाँ से पे डाल दिया, ठीक है ना, आप इसको, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन क्लोरीन जब डालोगे तो ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा आ जाएंगे, सोचो, अगर प्रेशर से भी सोचते हो तो ऐसे आप समझो जरा क्या, कि क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे तो अब क्लोरीन गैस ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, ऐसा समझो, तो एक तरीके से टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, और टोटल प्रेशर बढ़ रहा है तो किधर भागेगी ये, जिधर लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, देखो इधर है लेफ्ट में, जिधर मोल डिक्रीज कर रहे हैं, ये देखो ना, यहाँ 1 है और यहाँ 1 और +1 2 है, तो चाहे जैसे आप सोच लो, थोड़ा अच्छा सोच नहीं पाया मैं, आई एम वेरी सॉरी, क्लोरीन आप जब इसमें डालोगे तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हो आप, तो एक तरीका तो है सीधे ये सोच लो क्लोरीन का अमाउंट बढ़ा रहे हो, बात खत्म, तो क्लोरीन को कंज्यूम करने के लिए किधर जाएगी, रिवर्स, तो ये तो रिवर्स वाला केस है यार, उसने फॉरवर्ड पूछा था, ये हो नहीं सकता। दूसरा ये तरीका है प्रेशर से अगर सोचते हो, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ मोल्स, तो बाहर से यार ये ऐड कर रहे हो ना क्लोरीन गैस, जिसके जितने ज़्यादा मोल होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर, यानी कि एक तरीके से प्रेशर बढ़ गया सिस्टम पे, ऐसे भी आप सोच सकते हो, तो लेसर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाएगी, जैसे सोचना हो वैसे, पर बेस्ट तरीका क्या है, आप क्लोरीन के अमाउंट के बारे में सोचिए, क्लोरीन बढ़ाया है, अब सिस्टम कहेगा ना 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 ना, क्लोरीन कैसे बढ़ गया, हम तो उसको कंज्यूम कराएंगे, तो कंज्यूम क्लोरीन को खर्च करने के लिए किधर चलेगा, बैकवर्ड, तो ये रिवर्स डायरेक्शन का केस है, और हमें फॉरवर्ड वाले पे टिक करना है, दिस इज द केस ऑफ रिवर्स डायरेक्शन केस है, सही है ना। अब सुनो नेक्स्ट क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अब सुनो, इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट प्रेशर पे लगाते हो आप, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, इनर्ट गैस यदि आप कांस्टेंट प्रेशर पे लगाते हो, ओके, तो क्या होगा, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, कॉपी उठा के देख लीजिएगा, डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक, और प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता था तो हम चेक करते थे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड में जाती थी,
और डेल्टा एन जी यदि नेगेटिव है तो हम किधर भेजते थे, रिवर्स में, याद है? ठीक है ना, ये कंक्लूजन आपको अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप। ओके, ये मैंने आपको समरी में लिखवाया था, करेक्ट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो आपको ये दोनों केस चेक करने हैं। अब देखो हमारे केस में क्या है, डेल्टा एन जी कितना है बताओ, +1 आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ये वाला केस है। ठीक, तो फॉरवर्ड में जाएगी, यानी कि ये केस किसका दिया हुआ है, फॉरवर्ड का। दिस इज द केस ऑफ, मतलब ये सपोर्ट करेगा किसको, फॉरवर्ड को। और जो फॉरवर्ड को केस जो केस फॉरवर्ड को सपोर्ट करेगा हम उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि उसको फॉरवर्ड का ही चाहिए, फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। द फॉरवर्ड रिएक्शन एट अ कांस्टेंट इज फेवर्ड बाय, ये सही है। ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हाँ अब देखो, अब आपको बॉयल्स लॉ लगाना पड़ेगा। जब वॉल्यूम में चेंज कर रहा हो ना तो बॉयल्स लॉ लगा के देखा करो। जैसे अभी लास्ट में क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, याद है? वॉल्यूम को हाफ किया था, प्रेशर डबल हो गया था। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल लगा के सोच लो। प्रेशर सुनो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम कर रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ से क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सुन लो ध्यान से, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो अब ऐसे सोचो आप कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ना सोचो, आप सोचो प्रेशर डिक्रीजिंग का सवाल है। अब बताओ, प्रेशर डिक्रीज अगर करेगा तो किधर भागती है रिएक्शन, किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस हो रहे हो, यानी कि जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो, लेस हो रहे हो। तो चेक कर लो किधर लेस हो रहे हैं नंबर ऑफ मोल, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 है और राइट हैंड साइड क्या है, 2 है। ओ आई एम वेरी सॉरी, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो जिधर मोर नंबर ऑफ मोल है उधर चलेगी। आई एम वेरी सॉरी, रात हो गई ना भाई, क्या करें। चलो, जिधर क्या हो रहे हैं, मोर नंबर ऑफ मोल्स। फिर से सुन लो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब है रिएक्शन उधर जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हो। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर इंक्रीज कर रहे हैं, चेक कर लो, बढ़ किधर रहे हैं भाई, इधर 1 मोल है ओनली और इधर 1 + 1 2 मोल है, तो इस डायरेक्शन में मोल्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं फॉरवर्ड में। इधर मोल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी भी सही है। समझे क्या गेम खेला है यहाँ, बॉयल्स लॉ लगा के खेलना है। वो वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो हमें प्रेशर के बारे में सोचना है। उसने वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज होगा बॉयल्स लॉ से। प्रेशर डिक्रीज का केस क्या होता था, रिएक्शन उधर जाती थी जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे होते थे, और प्रेशर इंक्रीज कर देता मान लो तो उधर जाती जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस हो रहे होते। तो अभी जिधर नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं, 1 से बढ़ के 2 हो गए, 1 + 1 2 फॉरवर्ड में, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग PCl5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। अब सुनो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी कुछ करें तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, लीच आर्टेरियल का अमाउंट वाला सवाल वो करना कॉन्सेप्ट। अभी पीछे यही गड़बड़ हुआ था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब भी अमाउंट बढ़ा रहा हो तो नॉर्मल आप सोचना, जैसा सोचना बताया था कॉन्सेंट्रेशन में। अब बताओ, अगर आप PCl5 इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो PCl5 का अमाउंट बढ़ा रहे हो, यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हो PCl5, तो इसको कंज्यूम करने के लिए कैसे चलेगा, फॉरवर्ड। तो ये भी किसका केस है, फॉरवर्ड का। ठीक, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी डी और इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अच्छा सवाल था, 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन थे। अगला सवाल 9 नंबर था ये, 10 नंबर सवाल देखो कौन सा है, C2H4 वाला। ये लो 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल देखो, कह रहा फॉर द गिवन फेज रिएक्शन, है ना। अब ये एक रिएक्शन दिया है, C2H4 + S2 गिव्स C2H6, डेल्टा एच नेगेटिव है, कैरिड आउट इन वेसल, द इक्विलिब्रियम concentration of C2H4 can be increased by, ठीक है भाई। रिएक्शन क्या है तुम्हारी, C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिव्स C2H6। ठीक, सुन लो, किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़वाना चाहता है बोलो, C2H4 की। तो ये तुम्हें लेफ्ट में मिल रहा है, यानी कि ऐसे रिएक्शन चलनी चाहिए। यानी कि सवाल में आपको क्या चेक करना है, वो वाली कंडीशन पे टिक करना है जिसमें रिवर्स जा रही हो, रिवर्स जाएगी तभी तो C2H4 बनेगा,
तभी तो C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो रिवर्स जाना चाहिए। जाके देखो रिवर्स को कौन सपोर्ट कर रहा है, सुन लो। डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक। तो डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं शायद टेम्परेचर के बारे में पूछा हो, है ना, कहीं ना कहीं शायद टेम्परेचर के बारे में पूछा हो, ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। लॉग K2/K1, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होता था, डेल्टा एच नॉट या डेल्टा एच रख दो, क्या दिक्कत है, अपॉन में आर और 2.3032 इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। अब देखो जरा, ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इंटू T2 माइनस T1। इनके अकॉर्डिंग अभी हम टेम्परेचर को देख रहे हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, यानी कि T2 नया टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, तो नया वाला बड़ा हो गया, पुराना वाला छोटा, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, ठीक। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो गया कितना, नेगेटिव, यानी कि लॉग ये नेगेटिव है, यानी कि K2/K1 लेस देन 1 हो जाएगा, K1 उधर जाएगा, सो K2 इज लेस देन K1। और ऐसी कंडीशन में क्या होता था, रिवर्स। तो ये रिवर्स को सपोर्ट कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सुनो, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर भागेगी, जिधर प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो जिधर मोल्स क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज, जिधर मोल्स डिक्रीज हो रहे होंगे उधर। तो देखो मोल्स किधर डिक्रीज हो रहे हैं, चेक कर लो भाई, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 1 मोल है। तो मोल इधर डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर 1 + 1 2 है, और 2 से चेंज हो गए इधर कितने हो जा रहे हैं, 1, तो 1 मोल की कमी आ रही है। तो इधर मोल क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड में डिक्रीज, मोल्स डिक्रीज। तो प्रेशर इंक्रीज करने से ये तो फॉरवर्ड भागेगी, ये हमें नहीं चाहिए। ये किसका केस है, ये सपोर्ट किसको करेगा, फॉरवर्ड को। ये वाला केस किसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन। ये वाला हमें नहीं चाहिए सर, हमें रिवर्स में चलाना है, तभी तो C2H4 मिलेगा। रिमूविंग C2H6। अब ऐसा सवाल अभी तक नहीं आया, अब मैं आपको फील कराता हूँ, सुनो भाई, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसका ये हटा करना यार, प्रोडक्ट में यहीं लिख दे रहा हूँ, समझना जरा, देखो लो, एक बात बताओ, सुनो, अगर तुम C2H6 निकाल रहे हो, भाई तुम्हारे पास कोई प्लांट लगा हुआ है, तुम रिएक्शन करा रहे हो, C2H6 बना, तुमने निकाल लिया, अरे कोई टेक्नोलॉजी लगा के C2H6 तुमने निकाल लिया, तो भाई जब ये निकालोगे तो इसकी कमी पड़ेगी ना, इसका अमाउंट लेस हो जाएगा। सिस्टम बोलेगा ना 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 ना, C2H6 तो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था, तो रिएक्शन किधर भागेगी, C2H6 को बनाने के लिए फॉरवर्ड। फिर से सुनो, फिर से सुनो, सुनो, तुम अगर C2H6 को रिमूव करोगे यहां से, भाई बना 2 किलोग्राम तुमने निकाल लिया यहां से, है ना, सिस्टम बोलेगा अरे कैसे निकाल लिया, हम तो और बना के देंगे, क्योंकि सिस्टम चाहता है, अगर ये मान लो पहले 10 किलोग्राम थी, तुमने 2 किलोग्राम निकाल लिया, तो 8 बची, सिस्टम बोलेगा ना 8 कैसे बनी, बची 10 की 10 रहनी चाहिए, यानी कि सिस्टम फॉरवर्ड चला देगा इसको। यानी कि जब तुम C2H6 को निकालोगे यहाँ से, रिमूव करोगे, तो सिस्टम किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड वाला मुझे केस चाहिए नहीं। एडिंग सम S2, अब बताओ, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो रिएक्टेंट साइड ऐड करोगे, सिस्टम बोलेगा कैसे, हाइड्रोजन कैसे बढ़ गया, अब हाइड्रोजन को खर्च करेंगे हम, तो हाइड्रोजन कम करके हम उतना ही लेके आएंगे जितना पहले था, तो हाइड्रोजन को कंज्यूम कराने के लिए किधर भागेगा, फॉरवर्ड। तो ये भी क्या है, ये भी हो नहीं सकता, ये भी किसका केस है, फॉरवर्ड का। तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट, ओके, ये हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ठीक, सवाल नंबर 11 कौन सा है भाई, ये वाला है। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 11, ठीक, कह रहा फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिस एट 500 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ द केपी, केपी की वैल्यू दी हुई है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब पार्शियल प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर किया गया है, ठीक। अब सुनो, द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। अब एक बात बताओ भाई, अगर पार्शियल प्रेशर को तुमने एटमॉस्फेरिक में मेजर किया है, तो अगर आर की वैल्यू कभी रखनी पड़ी, तो आर की वैल्यू क्या रखोगे, 0.0821, इसमें ही ATM आता है,
ये सुनो बताओ, इसमें ये एटीएम आता है, ठीक, इसमें क्या आता है, ये एटीएम वाली यूनिट है ना, और जूल वाली कौन सी है, 8.314, इसमें जूल्स आता है, याद है। ये नहीं लेनी, हमें एटीएम लीटर वाली लेनी है, एटीएम लीटर वाली यूनिट लेनी है, ठीक है ना, हमें ये आर का ये वाला वैल्यू चलेगा। तो 0.0821 टाइप का जिसमें हो, पहले तो उसको सेलेक्ट कर लो, कौन कौन सा है, सारे ही हैं यार, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 8.314 आ रहा है। बहरहाल द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ केसी, केसी को मेजर करना है, देखते हैं यार, केपी दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा दो, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। सुन लो, केसी तुम्हें निकालना है, तो केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केसी में ये इसका मल्टीप्लीकेशन है ना, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इधर आके डिवाइड लगाएगा, तो केपी बाय क्या हो जाएगा, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, रख दो निकाल लो। केपी दिया है सवाल में, केपी दिया हुआ है सवाल में भाई, ये रहा केपी, कितना है 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस, सीधा सवाल आया एग्जाम में, डिवाइडेड बाय आर कौन सा रखोगे जिसमें एटीएम लीटर आता है, कौन सा रखोगे, 0.0821 वाला, 0.0821 वाला। टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन, सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 को किस में चेंज करोगे, केल्विन में, तो 500 डिग्री डिग्री सेल्सियस में 273 273 ऐड करो, केल्विन में आएगा कितना, 773, ठीक 773, तो कितना हो जाएगा, आर इंटू टी 773 की पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी निकाल लो, डेल्टा एन जी कैसे होता है, प्रोडक्ट के गैस के मोल्स, तो प्रोडक्ट में कौन सी गैस है, अमोनिया के गैस के मोल 2 है, और रिएक्टेंट में अब 3 + 1 4 -2, ठीक, तो यहाँ आएगी पावर कितनी, डेल्टा एन जी की जगह -2। चेक कर लो कोई ऑप्शन है, 1.44 इंटू 10⁻⁵, देखो यहाँ पावर प्लस में 2 है, ये हो नहीं सकता। अब बचा ये वाला, ये वाला, यहाँ समस्या है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रख दिया, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक, तो 1.44 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.0821 भी होना चाहिए था, 1 उन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं, उन्होंने डेसिमल के 3 प्लेस तक लिया है, कोई बात नहीं, यही ऑप्शन मैच होगा 10 की पावर कितना, -2 वाला है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। भाई आर की वैल्यू उसने क्या चढ़ाई है, 0.082 तक माना है, लास्ट में ये 1 नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला सवाल, जो सवाल है वो लास्ट सवाल है आज का, और ध्यान से सुनना, अगला जो सवाल है वो एक्चुअल में एक तरीके से गैशियस लॉ का सवाल है, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल है, 12 नंबर। अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, पता है क्यों, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, किसका सवाल है, गैसियस लॉ का, सब मिक्स करके दिया है, आप समझ जाना, गैशियस लॉ और इक्विलिब्रियम सब मिक्स है। ना सवाल देखिए, देखो N2O4 से क्या बन रहा है, बोलो, कह रहा ना 1 मोल ऑफ N2O4 एट 300 केल्विन इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर, ठीक, अंडर 1 atm प्रेशर, तो प्रेशर कितना है, एक कंटेनर बना लो भाई पहले, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, कंटेनर क्लोज है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, 1 कितना प्रेशर कितना है, 1 atm, चेक कर लो, प्रेशर कितना है 1 atm, ठीक, 1 मोल ऑफ N2O4 अंदर लिया इसने, 1 मोल ऑफ N2O4 लिया, सही है। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि इसको गर्म कर दिया, पहले टेम्परेचर 300 था, ठीक, तो देखो जरा क्या है चल रहा है यहाँ पर, देखना जरा ध्यान से, अच्छा सवाल है। टाइम टी बराबर 0 पे ये कितना था 1 मोल, ठीक, और रिएक्शन कैसे होगी, N2O4 का 20% डिकम्पोज होता है NO2, यानी कि NO2 बन रहा है, रिएक्शन पहले बैलेंस कर लोगे, यहाँ 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गई, ये ऐसे करके हो रही, लेकिन टाइम टी बराबर 0 पे ये 0 मोल बना होगा, और इस टाइम टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 atm, सुन लो ध्यान से, टोटल प्रेशर कितना है 1 atm,
समझ लो क्या चल रहा है। रिएक्शन लिखनी आती है तुम्हें, ठीक। टाइम t बराबर 0 पे N2O4 1 मोल लिया, टेम्परेचर उस टाइम 300 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, ठीक। वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सुनो, इसको हीट किया, जब हीट करोगे तो टाइम t बराबर t पे हीट कर दिया मान लो। अब इक्विलिब्रियम वगैरह वाला कुछ मत सोचो आप। इसको क्या किया, टाइम t बराबर t1 आ गया मान लो, ठीक। और इसको हीट कर दिया। जैसे इसको हीट किया आपने, ध्यान से सुनिएगा, तो अब क्या हो गया आपका, जो है टेम्परेचर कितना हो गया बताओ, 600 केल्विन, और प्रेशर कितना हो गया बताओ, 1 atm। अब मेरी बात ध्यान सुनोगे क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखो। हाँ, अब ये 1 मोल लेके चला था, ठीक, ये 1 मोल लेके चला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसने क्या बोला, 20% डिकम्पोज हो गया, कौन, N2O4। 20% का मतलब क्या हो गया, 0.2 फ्रैक्शन में, ठीक भाई। 20% का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ एक तरीके से, उसी टाइप का है ये, तो 0.2 आ गया, ठीक। तो एक बार बताओ, यहाँ पे देखो, इसके 1 मोल में से इसके 0.2 चले जाएंगे, क्यों, 1 माइनस, यार 1 का 20% कितना होगा बोलो, 1 मोल का 20% कितना होगा, 0.2 ही तो होगा। तो वो वही तो कह रहा है कि 20% N2O4 डिकम्पोज हो गया, यानी कि ये कितना खर्च हो गया, 1 मोल का 20%, यानी कि 0.2 मोल खर्च हो गया। तो सुनो, अगर ये खर्च हो गया टाइम t बराबर t1 पे, जब टेम्परेचर कितना हो गया 600 केल्विन, ठीक। अब सुनना जरा ध्यान से, तो ये कितना बना होगा, देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसके 1 से इसके 2 बनते हैं, तो इसका अगर 0.2 खर्च हुआ होगा तो ये कितना बना होगा, 2 इंटू, भाई जितना ये खर्च होता है उसका डबल ये बनता है, तो ये 0.2, भाई अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो उसके 2 बनते हैं, तो इसका जितना खर्च हुआ होगा 0.2, उसका डबल इधर बनेगा, यानी कि 2 इंटू 0.2, ठीक। तो ये कितना हो गया होगा आफ्टर टाइम t, 0.8, और ये कितना हो गया होगा 0.4। अब निकालना क्या है, द रिजल्टेंट प्रेशर। तो अब प्रेशर कितना हो गया होगा ये हमें बताना है, ठीक। 600 केल्विन पे अब प्रेशर कितना हो गया होगा, अब टोटल प्रेशर आपको बताना है, अब टोटल प्रेशर आपको बताना है। अच्छा सवाल है, सुनो, अजीब सा आपको लगेगा लेकिन स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, 1 atm था, ठीक। आपको बताना है कि 600 केल्विन पे अब कितना प्रेशर लगा रहे होंगे। अब पता है क्या बात है, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा समझना, और गलत आ रहा है आपके दिमाग में। आप पता है क्या करो, सर सर इनिशियल मोल भी कितने थे भाई, इनिशियली कितने मोल थे, 1 इसका और 0 इसका, सर 1 मोल थे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब आप बोल रहे हो सर फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, फाइनली टोटल मोल कितने हो गए, एन टोटल फाइनली कितने हो गए, अभी भी 1 है यार, चेक कर लो, 0.8 प्लस 0.4। सुनो, 1 मोल, बच्चे बोलेंगे सर सर आपने पढ़ाया था पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो सर नंबर ऑफ मोल सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, और आप जाके 1 atm पे टिक कर दोगे, लो भैया दिया भी हुआ है। तो आप बोलोगे सर नया वाला टेम्परेचर भी 1 atm, भैया ध्यान से सुनो, गलत है। क्यों, क्यों, यार पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मैंने पढ़ाया था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने तब ये पढ़ाया था जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना, तब पढ़ाया था, सुन लेना ध्यान से। अभी टेम्परेचर चेंज हो गया यार, खुद सोचो, टेम्परेचर यदि बढ़ा दोगे तो अब वही 1, मतलब पहले 1 मोल थे, अभी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल की किनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना। टोटल पार्टिकल 1 मोल है, मना नहीं कर रहा हूँ, पहले भी थे अभी भी, यार उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा प्रेशर लगा रहे होंगे ना कंटेनर की वॉल पे, तो देखिएगा आंसर भी आपका ज्यादा ही आएगा। ये जब पढ़ाया था तो भैया पीवी बराबर एनआरटी से पढ़ाया था, वी को कांस्टेंट मानते हुए। तुम बोलोगे सर वो भी तो कांस्टेंट है यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, वी कांस्टेंट है। तो तो आर और टी और वी सबको कांस्टेंट माना था, तब हमने पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इस बार लफड़ा कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है सर।
ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वाई? टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंजिंग है। 300 से बढ़ के 600 हो गया। नॉट, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है सर, नहीं है, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो क्या करें? तो कुछ मत करो। अगर तुम्हें पी टोटल निकालना है तो पी वी इज टू एन आर टी लगा दो। सुन लेना ध्यान से, पी टोटल या पी न्यू बोल दो। नया प्रेशर निकालना है पी न्यू, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ध्यान सुनो, नंबर ऑफ मोल्स तो तुम्हें पता ही है कितने, 1 इंटू आर की वैल्यू एटीएम में कितनी रखोगे, बात एटीएम में हो रही है, तो आर की वैल्यू एटीएम में रखोगे 0.0821 और इंटू टेम्परेचर कितना रखोगे, नया वाला टेम्परेचर रखोगे जिस टेम्परेचर पे प्रेशर चाहिए टोटल 600 केल्विन। सुन लेना ध्यान से भाई, टोटल प्रेशर तुम्हें निकालना है 600 केल्विन पे, आर की वैल्यू एटीएम वाली रखोगे क्योंकि सब कुछ एटीएम में आ रहा है, ठीक। एन को 1 कैसे रख दिया, तो भैया टोटल मोल कितने, 0.8 इसके टाइम टी बराबर T1 पे देख रहे हैं, जब टेम्परेचर इतना हो गया तो 0.8 इसके और 0.4 इसके, तो कितने हो गए 0.8 प्लस, अच्छा आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी यार, मैंने गलत ऐड कर दिया, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 0.8 प्लस 0.4, मोल भी चेंज हो रहे हैं, मोल भी चेंज हो रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बोल दिया था कि मोल चेंज हो रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन थोड़ा गलत कर लिया था मैंने इन दोनों को जोड़ के क्या सोचा था 1, ना 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 ना, मोल अब मोल चेंज हो गए, ठीक है ना। पहले कितने थे टोटल 1 प्लस, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पहले 1 थे अब कितने हो गए, ये गलत जोड़ दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 1.2 मोल हो गए, यानी कि अब नया मोल कितने रखोगे यहाँ पे 1.2, सही। तो क्या हुआ, प्रेशर तो चेंज होएगा ही होएगा यार, टेम्परेचर चेंज हो रहा है भैया, प्रेशर चाहे मोल भी उतने क्यों ना रहते तब भी प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ज़्यादा तेजी से जाके वॉल को हिट करेंगे, ठीक। प्रेशर न्यू निकालना है, किसी तरीके से वॉल्यूम पता चल जाए, ये वॉल्यूम क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम है भाई, जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही तो अभी भी रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इस इनिशियल कंडीशन से आप वॉल्यूम निकाल के ले आइए यार, वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होएगा, बस टेम्परेचर चेंज है, वॉल्यूम का कंटेनर तो उतना ही है जितना कब था इस कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, मोल कितने थे 1, और क्या कहते हैं टेम्परेचर कितना था 300, और प्रेशर कितना था इनिशियली, इनिशियली प्रेशर 1 एटीएम था। अब यहां से वॉल्यूम निकाल लो, पीवी बराबर एनआरटी, यहां भी लगेगा, ठीक, प्रेशर को 1 एटीएम रखोगे, वॉल्यूम वी बराबर एन, एन कितना था पहले, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 मोल, पहले तो केवल N2O4 था, तो यहाँ एन की वैल्यू 1 मोल थी, आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना था बोलो 300 केल्विन, ठीक। तो वी कितना आ जाएगा, वी इंटू 1 वी, तो वी आ जाएगा कितना 0.0821 इंटू 300, ले जाके रख दीजिए, प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान से सुनो, ये वॉल्यूम इधर आके डिवाइड करेगा नीचे इसमें, तो प्रेशर न्यू आ जाएगा, यानी कि न्यू प्रेशर कितना है, ये 12 नंबर है ना, 13 नंबर, तो प्रेशर न्यू इनटू वॉल्यूम, चलो ऐसे ही ले लो, ऐसा कुछ था बताओ, ऐसा कुछ था, यही क्वेश्चन ले लो भाई, तुम्हारा मन कर रहा है तो, एन एन कितना था नया वाला 1.2 इंटू आर कितना था 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन नया वाला, तो नया वाला प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम तो पुराना वाला ही रखना है, यानी कि पी एन न्यू प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना रखोगे पुराना वाला, ये 0.0821 इंटू 300, बराबर 1.2 इंटू 0.0821 इंटू 600, काट दो भाई, ये आर से आर कट जाएगा, आर की वैल्यू से आर की वैल्यू, 3 1 3 3 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब
प्रेशर न्यू कितना हो जाएगा यहाँ बताओ, बोलो। 1.2 इंटू 2 ATM, 2.4 ATM। कोई ऑप्शन दिया है, चेक कर लो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा, नया प्रेशर बढ़ गया। अब चाहे तुम ऐसे सोच लो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए इसलिए प्रेशर बढ़ गया, और चाहे तुम ऐसे सोच लो कि भैया मोल्स भी बढ़ गए और टेम्परेचर भी बढ़ गया तो किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा तेजी से आके कंटेनर की वॉल को हिट करेंगी गैसेस जो भी अवेलेबल है। ठीक, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करते हैं इसको, कुछ सवाल इसके और बचे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिवाइज करके आइएगा, ऐसे ही सवाल चलेंगे आगे। ठीक, चलिए।